हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने क्लास 9th का सीबीएसई का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज लास्ट चैप्टर है। इसके हमने 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। फाइनली आज लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री इज एनिमल्स की केयरिंग, शेल्टर, रियरिंग, उनका नरिशमेंट, ताकि हम उनसे बेनिफिट ले सके, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर 4 अलग अलग स्ट्रीम्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारा कैटल फार्मिंग आता है जिसके अंदर हम कैटल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा पोल्ट्री फार्मिंग आता है। थर्ड हमारा फिशरी आता है और लास्ट हमारा बी कीपिंग आता है। तो हम इन 4 चीजों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उनको कैसे रखा जाता है, कैसे उनकी केयर की जाती है, क्या उनको फीड में दिया जाता है, प्लस कैसे उनके डिजीजेस होते हैं और क्या हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। तो ये चीजों के बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। उसको एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। एनिमल फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री रिक्वायर्स प्लानिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, शेल्टर, ब्रीडिंग, हेल्थ, डिजीज कंट्रोल एंड प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन। प्रॉपर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, तरीके से उनकी केयर भी होनी चाहिए। कोई डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए, प्लस उनको डोमेस्टिकेट करके रखा जाता है ताकि उनसे इकोनॉमिकल बेनिफिट हम ले सके। आगे चलते हैं। सबसे पहले कैटल फार्मिंग आती है। तो कैटल फार्मिंग में कैटल की रेयरिंग है, केयरिंग है, शेल्टर है। तो कैटल में 2 टाइप के एनिमल्स आ जाते हैं, एक काउ और सेकंड इज बफेलो। काउ और बफेलो फीमेल्स हैं, प्लस इनके जो मेल्स हैं इसको 2 तरीके से यूज किया जाता है। तो जो फीमेल्स हैं उनको हम मिल्क के लिए यूज करते हैं, इसीलिए उनको मिल्च एनिमल्स कहा जाता है। और जो मेल्स हैं उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है ताकि वो हमें क्या करें, फील्ड में प्लस हेल्प करें वेट को कैरी करने के लिए। तो देख लेते हैं। कैटल रेजिंग इज डन टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड्स फॉर डेयरी, ड्रॉट or dual purposes. The generic name of cow is Bos indicus. It is adapted for drier regions of the country such as Gujarat and Rajasthan. तो पहले काउ की ब्रीड्स हम देख लेते हैं। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, ड्रॉट, डेयरी और डुअल पर्पस। ड्रॉट इज जो आपकी वेट में या कोई हेवी वर्क करने में आपको हेल्प करे। Their meat is tough and they give little milk. Hence, they are used as beast of burden in various agricultural practices such as tilling, irrigation and carting. तो टिलिंग में, पानी देने में और वेट कैरी करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स स्टिल मेक यूज ऑफ ड्रॉट ब्रीड्स ऑफ काउ। तो जो छोटे फार्मर्स हैं या जो लोग छोटे स्केल पे फार्मिंग करते हैं वो इनको यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ यूजिंग मशीन्स। आगे चलते हैं। डेयरी ब्रीड्स, डेयरी मीन्स मिल्क देना। अब इन काउस का डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा होता है, ये जितना फॉडर लेती हैं, जितना फीड लेती हैं वो सारा का सारा हमारा मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। दे हैव लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड अ स्पेशियस अडर बिकॉज as much as possible of the food they consume must be turned into milk. तो जितना ये फीड लेंगी या जितना फूड लेंगी वो सारा का सारा हमारा मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। डुअल, नाम बता रहा है डुअल, ये दोनों काम करेंगे, कैरी भी करेंगे, मिल्क भी देंगे। These breeds provide milk as well as help in agricultural tasks. In India, dual purpose breeds are favored by farmers. क्यों? क्योंकि काउ जो है वो मिल्क यील्ड करेगी और बुलक्स जो है वो ड्रॉट वर्क में हेल्प करेंगे। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स और डेयरी एनिमल्स। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, काउ आती हैं, बफेलो आती हैं, गोट्स आती हैं, कैमल्स आते हैं एंड याक आते हैं। बफेलो एंड काउ बोथ आर एक्सीलेंट डेयरी एनिमल्स as well as their male counterparts, he buffalo and oxen are used for various draught purposes. Therefore, cow and cattle production is done for milk, draught and dual purposes, both milk and draught purposes. तो काउ या बफेलो दोनों तरीके से हेल्पफुल हैं हमें, आपके डेयरी प्रोडक्शन के लिए भी और ड्रॉट हेल्प के लिए भी। आगे चलते हैं। Some common breeds of indigenous buffaloes are Murrah, Mehsana and Surti. Indigenous cows are Red Sindhi, Sahiwal and Gir. अब इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ काउ, एग्जाम में सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे
तो जो नेम्स आपको इजी लग रहे हैं वो नेम्स आप सारी ब्रीड्स के लर्न कर ले। इंडिजीनियस मीन्स इंडिया, एक्सोटिक मीन्स फॉरेन ब्रीड्स, और मिक्स्ड मतलब हाइब्रिड। तो इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ डेयरी काउज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स: रेड सिंधी, सहीवाल एंड गिर। रेड सिंधी is medium in size, red in color with dark and light red shades. Sahiwal is superior to other cows. The animal is large and of heavier build. Gir native breed है गिर फॉरेस्ट का, गुजरात में है. This cow is medium in size and fairly good milk yielder. तो ये तीनों के नेम्स आपको लर्न करने हैं. थोड़ा बहुत इनकी इंफॉर्मेशन ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती है. नेक्स्ट, buffaloes आ गई. Buffaloes are domesticated in great number. There are 10 breeds of buffalo in our country. Important breeds are Murrah, Mehsana, Surti. Murrah original breed है हरियाणा की. Its average milk yield is 1800 से 2500 liters with a fat content up to 7%. Mehsana गुजरात की breed है, especially from Vadodara and Mehsana district. It is a cross between Murrah and Surti. तो ये हाइब्रिड ब्रीड है जो कि गुजरात में मिलती है. मिल्क प्रोडक्शन 1200 से 2500 लीटर्स. लास्ट इज सुरती. इट इज नेटिव ऑफ कायरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात. ब्लैक और ब्राउन विद प्रोमिनेंट आईज एंड सिकल शेप्ड हॉर्न्स. एवरेज मिल्क यील्ड है 1600 से 1800 लीटर्स. तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है बिकॉज ये क्या है, ये हाइब्रिड है. आगे चलते हैं. फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. अब हमने एनिमल्स तो रख लिए, उनको हम खिला भी रहे हैं, उनसे हम यूज भी ले रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली रखना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. तो फार्म हमारा कैसा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट हमको कैसे करना है, वो हमने इसमें डिस्कस करना है. इन अ फार्म हाउस द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फॉर काउ एंड बफेलो इज मस्ट. सबसे पहले मिल्क के लिए और हेल्थ के लिए, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मिल्क चाहिए तो वो हमारा फायदा है, बट लेकिन एक एनिमल का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारी उसकी हेल्थ भी एक प्रायोरिटी है हम लोगों के लिए. बोथ काउ एंड बफलो रिक्वायर रेगुलर ग्रूमिंग, ब्रशिंग, ताकि उनके ऊपर से डर्ट या लूज हेयर हट जाए. अगर शेल्टर्ड हैं तो रूफ शेड होना चाहिए ताकि उनको रेन, हीट, सनलाइट और कोल्ड से बचाया जा सके. फ्लोर में प्रॉपर ब्रिक होनी चाहिए और स्लोपिंग होना चाहिए ताकि क्लीनिंग और सिटिंग प्लेस उनका ड्राई रहे. नेक्स्ट, शेड्स और शेल्टर शुड बी प्रोवाइडेड विद क्रॉस वेंटिलेशन विद सफिशिएंट नंबर ऑफ इनलेट्स एंड आउटलेट्स. तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि जिस जगह आप कैटल को रखेंगे उस जगह की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए. नेक्स्ट, फूड ईटन बाय एनिमल्स, उसको फीड कहा जाता है. फीडिंग ऑफ एनिमल मीन्स प्रोवाइडिंग फूड टू एनिमल्स. तो इनकी फीड भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ताकि प्रॉपर नरिशमेंट एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनको मिले. तो क्या क्या होता है फीड में वो देखते हैं. नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कैटल फीड. दो चीजें मेनली ये कंटेन करते हैं. वन इज रफेज एंड अदर इज कॉन्सेंट्रेट. रफेज में ज्यादा फाइबर्स होंगे, ग्रीन फॉडर है, सिलेज है, हे है, लेग्यूम्स है. और कॉन्सेंट्रेट जो है are mixture of substances that are rich in one or more nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and mineral. Poor quality of feed directly affects the yield in cow and buffalo. तो हमें क्या करना है, उनके लिए प्रॉपर डाइट रेडी करनी है ताकि मिल्क प्रोडक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. नेक्स्ट, डिजीजेस पे आ जाते हैं. ब्रॉडली 3 तरीके के डिजीजेस हैं कैटल के. पैरासिटिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस. पैरासिटिक मीन्स उनकी बॉडी पे कोई पैरासाइट लग जाए, बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर. इन्फेक्शियस जो कि ट्रांसमिट हो सकता है. नॉन इन्फेक्शियस जो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है. तो पैरासिटिक दोनों तरीके का हो सकता है, एक्सटर्नल या इंटरनल. एक्सटर्नल में जो आते हैं आपके फ्ली, लाइस, टिक्स एंड माइट्स. बफेलो लीच सक्स द ब्लड ऑफ बफेलो एंड कॉजेज अनीमिया. अब ब्लड जब सक करेगा तो खून की कमी होगी, खून की कमी होगी तो अनीमिया हो सकता है बफेलो को. इंटरनल पैरासाइट्स सच एज वर्म्स, तो एस्कैरिस आएगा. अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ काउ एंड बफेलोज एंड फ्लूक्स डैमेज देयर लिवर ऑफ द होस्ट. तो फैशियोला या फैशियोला हेपाटिका, ये दोनों के दोनों इंटरनल पैरासाइट्स हैं जो कि लिवर पे अफेक्ट करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, इन्फेक्शियस.
तो इन्फेक्शियस डिजीज जो है तो पैथोजन कॉज करेगा, वायरस और बैक्टीरिया है जो कि इनमें इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो वायरल डिजीज में फुट एंड माउथ डिजीज, काउपॉक्स, रिंडरपेस्ट, इसमें क्या है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं फीट एंड माउथ पे, फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा बढ़ जाता है, सोरनेस ऑफ माउथ, भूख कम लगती है, फीवर हाई होता है। ये बहुत कॉमन डिजीज है जो कि काउज में देखा जाता है। बैक्टीरियल डिजीज में एंथ्रैक्स आता है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया आता है, ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया है कहीं चोट लगी और उसका इन्फेक्शन हो गया, ये भी कॉमनली मिलता है। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ पास्चुरेला मल्टोसिडा। ब्लैक क्वार्टर इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम कैनरोजी। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया के नेम्स हैं जो कि डिजीज ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट, अब हमने अभी तक कैटल फार्मिंग पढ़ा, कैटल में क्या क्या आता है, कैटल के डिजीजेस कैसे हैं, उनकी फीड कैसी है और उनको जहां रखा जाता है वो कैसा है। नेक्स्ट आ गया हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री में मेनली या तो एग प्रोडक्शन होगा या मीट प्रोडक्शन होगा, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द पोल्ट्री इंडस्ट्री विद इट्स प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एग्स एंड मीट is of particular importance in providing balanced diet for human population। हमें पता है चाहे वो एग्स हो या वो मीट हो, दोनों के दोनों रिच सोर्स है प्रोटीन का, तो इनका एक हमारी डाइट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री इंक्लूड्स इंप्रूव्ड मेथड्स ऑफ हैचिंग, रियरिंग, हाउसिंग, सैनिटेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज एंड साउंड मार्केटिंग अरेंजमेंट। एग लेइंग पोल्ट्री को हम एगर या लेयरर कहते हैं, और पोल्ट्री जो कि हमें मीट देगी उसको चिकन या ब्रॉयलर कहा जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन बेसिकली टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। तो हमें क्या करना है, पोल्ट्री फार्मिंग में एग्स जो ले करने वाली हैं उनको हम एगर या लेयर कहते हैं, और जो मीट वाले हैं उनको चिकन या ब्रॉयलर कहा जाता है। पोल्ट्री ब्रीड्स, अब इसमें इंडिया जो इंडिजीनियस या देसी ब्रीड्स है, वी हैव 4 प्योर ब्रीड्स। कौन कौन आते हैं उसमें, असील, चिट्टागोंग, घैगस एंड बुसरा। दे आर हार्डी, स्ट्रॉन्ग है, पोजेस नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉमन डिजीजेस। कुछ इनके डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे साइज छोटा है, स्लो ग्रोइंग है, एग्स का नंबर लेस है, प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑफ एग्स। एग्स का नंबर सच में बहुत लेस है, एक साल में सिर्फ 60 एग्स प्रोड्यूस करना। तो ये हमारे इंडिजीनियस के थोड़े से नुकसान है जो कि एग प्रोडक्शन हमारा लो कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोटिक मतलब फॉरेन ब्रीड्स। इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ अदर कंट्रीज और फॉरेन ब्रीड्स। दे आर न्यूमरस एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री दैट हैव बीन सक्सेसफुली एक्लिमेटाइज्ड इन इंडिया। बाहर से लाके इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से उनको सेटल किया गया है। फॉलोइंग 2 एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री आर व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड। पॉपुलरली यूज्ड है, जो कि एग प्रोड्यूस करती है। इट वाज डेवलप्ड ऑन द फार्म ऑफ रोड आइलैंड इन यूएसए। अब क्रॉस करके जो बनाया जाए उसको क्रॉस ब्रीड या इंप्रूव्ड ब्रीड कहा जाता है। द मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट डे चिकन्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग एंड मीट आर क्रॉस ब्रीड ब्लॉक्स। तो जो प्रेजेंट डे यूज है वो सारी क्या है, क्रॉस ब्रीड्स है। नेक्स्ट देखते हैं, वैरायटी इंप्रूवमेंट। द प्रोग्राम ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन, उसको इंडिजीनियस या देसी भी कहा जाता है, एंड फॉरेन फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस्ड टू डेवलप न्यू वैरायटीज ऑफ द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स। अब अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए और हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। एग्स का प्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए क्वालिटी वाइज, उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली जब मीट भी मिले तो हमें हाई प्रोटीन मीट मिले। तो देखते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। ड्रॉफ बॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, फॉर समर अडेप्टेशन, कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, improvement in hen housed for egg production and reduction in the size of layer with the ability to utilize more fibrous cheap diet formulated using agricultural byproducts। तो कॉमन सी डाइट लेके अच्छे एग प्रोड्यूस करना प्लस अच्छा मीट प्रोड्यूस करना, यही रिक्वायरमेंट रहती है जब दो ब्रीड्स को क्रॉस करा के क्रॉस ब्रीड फॉर्म होती है। एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन दो टाइप के हैं, दो टारगेट होते हैं बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग के एग प्रोडक्शन में। एक तो फ्लैश अच्छा मिले प्लस मोर एंड मोर एग्स।
नेक्स्ट अब हम पोल्ट्री की केयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड पोल्ट्री। तो डिफरेंट है फॉर बॉयलर्स एंड एग लेयर्स। सबसे पहले हाउसिंग, शेल्टर एंड फीड, उन्हें रखना कैसे है, क्या खाने को देना है, उस पर ध्यान दिया जाता है। केयर फॉर लेयर्स, जो एग ले करती हैं, इनके दो फेजेस हैं, फर्स्ट इज ग्रोइंग फेज एंड सेकंड इज लेइंग फेज। तो ग्रोइंग फेज में क्या है, एक हेन ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है तो उसको डाइट अच्छा चाहिए। सेकेंड फेज में वो एग्स ले कर रही है तो उसको स्पेस अच्छा चाहिए। तो देख लेते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ पोल्ट्री is growing. During this phase, chickens are called growers. They require enough space. Second, period of sexual maturity till the end of egg laying is called laying period. The chickens are known as eggers or layers. तो उस टाइम पे क्या करते हैं वो, जब लेइंग पीरियड आ जाता है तो उनको एगर या लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, केयर फॉर बॉयलर्स, तो उनकी हाउसिंग, न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को अलग अलग फॉर्म में, इस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उनका लेयर से। डिजीजेस आ जाते हैं, तो डिजीजेस इनके बहुत सारे हैं। वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है, या पैरासाइट कॉज करता है। तो वायरस वाले फ्लू है, डर्माइटिस है, फाउल पॉक्स, रानीखेत। बैक्टीरिया में टीबी है, कॉलेरा है, डायरिया है। फंजाई में एस्परजिलोसिस है। पैरासाइट में वर्म्स, माइट्स एंड लाइस आएगा। दे ऑल्सो सफर फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। अगर डाइट में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज भी पोल्ट्री को हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिशरी आ गया, फिश प्रोडक्शन आ गया। अब फिश जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमी का पार्ट बनाती है, स्पेशली साउथ एरियाज में, बिकॉज मैक्सिमम जो वहां पे वर्क है या जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो फिश कंट्रोल करती है, मेनली उन स्टेट्स में जो कि सी लाइन पे लाई करते हैं। It is an important aquatic food rich in proteins. Large section of Indian population uses fish as food, particularly that living in coastal areas. तो जो भी coastal areas में रह रहे हैं, food का important part है fish, plus साथ ही साथ business या commercial value देखी जाए तो वो भी fish important role play करती है। तो fishery, they are establishment connected with capture, preservation, exploitation, utilization of various types of fishes, prawns, lobster, crab, oysters and other mollusk. On the basis of the product, दो टाइप की है, fin fishery और shell fishery. fin में नॉर्मल हमारी फिशेज आ जाएंगी, कैप्चर, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज, और शेल में हमारे सारे के सारे क्रस्टेशियंस आ जाएंगे, क्रैब, प्रॉन, लॉबस्टर एंड मोलस्क। ये सारा सी फूड फॉर्म करता है। फिशेस जो है वो नॉर्मल फिशेस हैं। आगे चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, फिशरीज आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहले कैप्चर, कैप्चर द फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर, मरीन या इनलैंड। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब हम यूज करते हैं फॉर कैप्चर एंड स्टोरेज बिफोर मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज यूज टू लोकेट फिश इन द सी। मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स एंड डीप सी ट्रॉलर्स आर ऑफन एम्प्लॉयड इन कैप्चर फिशरी। तो अब क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हम पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में मैक्सिमम फिश अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग फिशिंग की जा सकती है। सेकंड आ गया कल्चर, इट इज कल्टिवेटिंग, रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग फिश। कल्चर फिशरी इज ऑल्सो कॉल्ड फिश फार्मिंग और पिसीकल्चर। ग्रोइंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन वाटर बॉडी इज कॉल्ड एक्वा कल्चर। तो हमने क्या करना है, इसको फिश फार्मिंग या पिसीकल्चर भी कहा जाता है, और काफी सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें फिशेस भी हों और मोलस्क भी हों, इन सबको कंबाइन करके एक्वाकल्चर हम कहते हैं। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वाटर सोर्सेज ऑफ फिश प्रोडक्शन, फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फिशेस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। सबसे पहले मरीन फिशरी आती है, इसके अंदर कैप्चर फिशरीज होंगी ओशन और सीज की। फॉलोइंग 12 मरीन फिशेज इन इंडिया आर मोस्ट प्रेफर्ड, जैसे पॉम्फ्रेट्स, मैक्रेल्स, ट्यूना, सार्डिन, बॉम्बे डक, ईल, हिल्सा, सालमन, रिबन फिश, फ्लैट फिश, सोल, सीड, फ्लाइंग फिश। तो ये क्या है, ये कॉमनली अवेलेबल फिशेज हैं जिनको कैप्चर करके हम यूज कर सकते हैं, प्लस इन पे फीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर सिस्टम में जैसे रिवर, कैनाल्स, लेक्स, रिजर्वॉयर, टैंक्स, पॉन्ड्स एंड पैडी फील्ड्स, तो जो हमारे नॉर्थ में अवेलेबल है दैट इज मेनली फ्रेश वाटर फिशरी।
सेकेंड है ब्रैकिश वाटर, ये स्लाइटली सॉल्टी वाटर सच एज एस्चरीज, जो कि सी से थोड़ा सा सेपरेट करके फॉर्म होती है, उसको एस्चरी बोलते हैं। तो वहां पे जो फिश का कल्चर होगा दैट इज अ ब्रैकिश वाटर फिशरी। मैनग्रोव्स में, स्वैम्प्स में, फ्रेश वाटर फिशरी एंड ब्रैकिश वाटर फिशरी आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनलैंड फिशरी। तो इन दोनों को इनलैंड फिशरीज कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 का, कंपोजिट फिशरी या पॉलीकल्चर। अब इसमें क्या है, नाम बता रहा है कंपोजिट या पॉली, मींस एक से ज्यादा टाइप को एक ही फील्ड पे ग्रो तो नहीं बोलेंगे, कैप्चर करके रखना, ताकि उनमें डिफरेंसेस हो। कोई सरफेस पे फीड करने वाला हो, कोई बॉटम पे फीड करने वाला हो, और जो एक चीज पे फीड करता हो दूसरे पे फीड ना करता हो। तो ये डिफरेंसेस हमको ध्यान रखने हैं पॉलीकल्चर या कॉम्प्लेक्स फिशरी करते हुए। फिश प्रोडक्शन बाय कल्चरिंग अ सिंगल स्पीशी इन अ पॉन्ड using old traditional method gives a low yield, but if several species are stocked together in a pond, the production increases with same cost. Hence, it is necessary to select species having different feeding habits so that all the available food in the pond is effectively utilized. तो हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी फिश फीड कर रही हैं सबकी फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट हो, ताकि एक के रहने से दूसरे पे अफेक्ट ना हो। Fast growing compatible species are selected so that there is little competition between them and all ecological zones are exploited for achieving maximum yield. इस मेथड को composite fish farming या polyculture कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं वो हम देख लेते हैं। सिल्वर कार्प इज अ सरफेस फीडर, वो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करेगी, उसका जू प्लैंक्टन से कोई लेना देना नहीं है। कैटला, ये भी सरफेस फीडर है लेकिन ये जू प्लैंक्टन पे फीड करेगी। दोनों की दोनों सरफेस फीडर हैं और दोनों की फीड भी अलग है, इनको हम रख सकते हैं एक साथ। नेक्स्ट, रोहू फीड्स इन द मिडिल जोन, कॉलम फीडर है और डिकेइंग प्लांट्स एंड डेट्रिटस पे फीड करती है। ग्रास कार्प feeds on all macro vegetation and consume the aquatic plants weeds not used by other species in this group, तो ये भी अलग है। मार्जिनल, ये बॉटम फीडर है, ये डिकेइंग प्लांट लेगी। कॉमन कार्प, ये ओमनीवोरस है, ये भी बॉटम फीडर है। तो जितने नाम यहाँ लिखे हैं, 2 टॉप फीडर हैं, 2 मिडिल हैं, 2 बॉटम है, और इन सब के जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। तो ये सारी की सारी एक ही जगह पे कल्चर की जा सकती है। तो ऐसे प्रोडक्शन को हम पॉलीकल्चर या कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं, बिकॉज ये तो ऑप्टिमम यूज करेगी जो वहां पे अवेलेबल मटेरियल है, प्लस कंपटीशन मिनिमम से मिनिमम होगा। नेक्स्ट, लास्ट आ गया हमारा बी कीपिंग। बी कीपिंग इज व्हाट, मधुमक्खियों को पालना, मींस उनसे हनी का प्रोडक्शन लेना। हनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी हैं, मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, साथ साथ और चीजें वहां से प्रोवाइड होती हैं हमको, जैसे कि बी वैक्स। तो अब देख लेते हैं। बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द रियरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज for obtaining honey, wax and other substances. Honey is known to have medicinal values. Products obtained from apiculture, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हनी आ जाता है, सबको पता है हनी क्या है, स्वीट viscous edible fluid containing moisture, minerals, vitamins, amino acids, enzyme and pollen. Sugar present in honey includes levulose, dextrose, sucrose and dextrin. Minerals of honey are calcium, iron, phosphate and manganese. Vitamins present जो हैं वो ये हैं, पैथोथेनिक एसिड है, बायोटिन है, पायरिडॉक्सिन है, कोलिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, थायमीन है, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। तो ये सारा मल्टीविटामिन है जो कि हनी कंटेन करता है। हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि नेचुरल शुगर्स को कंटेन करता है। नेक्स्ट, बी वैक्स, the wax of high melting point. It is secreted by wax gland of worker bee. It is utilized in construction of highways. Propolis and balms are other collection of bee products from plants. These substances are used in repairing and fastening of the comb. Poison, it is used in manufacturing certain ayurvedic and homeopathic medicines. तो हनी से या हनी बी से या एपीकल्चर से हमको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट आ जाता है बीज की वेराइटीज। तो इसमें भी इंडिजीनियस और एक्सोटिक वेराइटीज है, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना ही हनी प्रोडक्शन कर रही हैं, प्लस वैक्स कितना मिल रहा है हमको,
तो एपीकल्चर में से हमें जो मेनली या बी कीपिंग में से जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी ब्रीड्स है या उनकी वेराइटीज है कि इंडिजीनियस कौन सी है, एक्सोटिक कौन सी है, प्लस क्या क्या सब्सटेंसेस हमको उनसे प्रोवाइड होते हैं। तो सबसे पहले एपिस इंडिका, एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरा, ये आपकी इंडिजीनियस है। एक्सोटिक में एपिस मेलिफेरा और एपिस एडम्सनी, ये दो आपकी एक्सोटिक ब्रीड्स है जिनको फॉरेन ब्रीड्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिजीजेस आ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड, दे आर इन्फेक्टेड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल बैक्टीरियम बैसिलस एपिस सेप्टस infects the blood of bees causing septicemia. Brood fowl disease takes place in Schizomycetes. Nosema disease and amoeba disease are caused by protozoan pathogen Nosema apis and Walthamphia mellifera respectively. Common pests and enemies of bees are wasp, wax moth and mites. Dysentery, paralysis and equine diseases are caused by a parasitic mite called Acarapis woodi. तो ये कुछ डिजीजेस हैं, इनमें से कॉमनली अकरिंग जो हैं, जो इजीली आपको लर्न हो जाए, फंजाई की, बैक्टीरिया की, उनको लर्न कर लें, बिकॉज सेलेक्टेड नहीं पूछा जाएगा, कॉमन डिजीज पूछे जाएंगे बीज के। तो यहाँ पे हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट होता है, प्लस इसके साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हुआ, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब क्लास 9 की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर 3 टॉपिक्स हमने अच्छे से पढ़े हैं, सेल है, टिश्यू है एंड लास्ट इज इंप्रूवमेंट। तीनों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10 सीबीएसई का लाइफ प्रोसेस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।